1829 में जेम्स लुइस नाम का एक ब्रिटिश सिपाही पंजाब के मैदानों में घूम रहा था। वो एक एडवेंचरर था और ईस्ट इंडिया कंपनी से भागा हुआ एक डिजर्टर था जो चार्ल्स मेसन के झूठे नाम पर ट्रैवल कर रहा था। अपनी जर्नी में वो एक अजीब और ऊंचे टीले पर पहुंचा। ये कोई नेचुरल पहाड़ी नहीं थी, ये कुछ बना हुआ था, कुछ बहुत पुराना था। वहाँ के लोकल लोगों के पास इसके बारे में स्टोरीज थीं। एक भूली हुई सिटी की फुसफुसाहटें थीं जो कभी वहाँ खड़ी थी। मेसन को इंटरेस्ट आया। उसने टीले पर चढ़ने और उसके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक के किनारे खड़ा था। जैसे ही उसने खंडहरों को एक्सप्लोर किया, मेसन ने हर जगह बिखरी हुई ईंटों में कुछ अजीब देखा। वे बिल्कुल परफेक्ट शेप की और यूनिफॉर्म थीं। अपनी प्रिसिजन में लगभग मॉडर्न दिख रही थीं। ये इतनी पुरानी साइट के लिए अनयूजुअल था। उसे छोटे छपटे पत्थर मिले जिन्हें अब हम सील्स कहते हैं। इनमें से एक सील पर एक कमाल की नक्काशी थी। इसमें एक सींग वाला जानवर दिखाया गया था, एक क्रिएचर जिसे उसने अपनी डायरी में यूनिकॉर्न बताया था। जानवर के बगल में अजीब सिंबल्स थे, एक तरह की राइटिंग जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये किसी भी नॉन इंडियन किंगडम की स्क्रिप्ट्स नहीं थी, ये कुछ और ही था। मेसन ने जो कुछ भी देखा उसे ध्यान से डॉक्यूमेंट किया। उसने अजीब स्क्रिप्ट, आर्टिफैक्ट्स और खंडहर सिटी के लेआउट के स्केच बनाए। उसे लगा कि उसे एक खोई हुई सभ्यता मिल गई है जो किसी के भी सोचे से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। अपनी डायरी में उसने इस जगह के ओरिजिन्स के बारे में स्पेकुलेट किया, ये सोचते हुए कि ये मास्टर बिल्डर्स कौन थे और उनका क्या हुआ। उसकी फाइंडिंग्स अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी थी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की मिट्टी के नीचे दबी एक विशाल और सोफिस्टिकेटेड दुनिया का पहला संकेत जो सदियों से फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसकी रिपोर्ट कई सालों तक फाइल होकर भूल गई थी, जेम्स लुइस ने जिज्ञासा का एक बीज बो दिया था। वो पहला मॉडर्न एक्सप्लोरर था जिसने उन अवशेषों को देखा जिन्हें बाद में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। यूनिकॉर्न सील और अननोन स्क्रिप्ट के बारे में उसके नोट्स एक पहेली के पहले टुकड़े थे जो अगले 2 सदियों तक आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को परेशान करते रहेंगे। उसने एक ऐसे पास्ट का दरवाजा खोला था जो दुनिया को पता था उससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स था। एक ऐसा पास्ट जो आखिरकार ह्यूमन हिस्ट्री के पहले चैप्टर्स को फिर से लिखेगा। चार्ल्स मेसन की खोज के लगभग 1 सदी बाद पंजाब में रहस्यमयी टीला सिर्फ लोकल क्यूरियोसिटी बना रहा। इस जगह को हड़प्पा के नाम से जाना जाने लगा। 1850 के दशक में लाहौर और मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बना रहे ब्रिटिश इंजीनियरों को पटरियों के लिए बाइलास्ट की जरूरत थी। उन्हें यह प्राचीन शहर में मिला। उन्होंने लाखों परफेक्टली फॉर्म्ड प्राचीन ईंटें ले जाईं। अनजाने में 5000 साल पुराने महानगर को खत्म कर दिया। उन्होंने केवल एक सुविधाजनक खदान देखी, न कि एक महान सभ्यता के खानदार। इस दौरान अनगिनत कलाकृतियां और संरचनाएं हमेशा के लिए खो गईं। आधुनिक दुनिया की प्रगति का समर्थन करने के लिए धूल में मिल गईं। यह ऐसे अच्छी तरह से बने शहर के लिए एक दुखद और विडंबनापूर्ण भाग्य था। हड़प्पा का असली महत्व 1920 के दशक तक महसूस नहीं किया गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी नाम के एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने इस जगह की व्यवस्थित खुदाई शुरू की। उसी समय सिंध प्रांत में लगभग 650 किलोमीटर दूर एक और पुरातत्ववेत्ता R.T. बनर्जी एक बौद्ध स्तूपा की खोज कर रहे थे। स्तूप के नीचे उन्हें मोहनजोदड़ो नामक एक जगह पर समान खंडहर मिले जिसका अर्थ है मृताकौन का टिला। उन्होंने उसी तरह की कुशलता से बनी ईंटें और उसी तरह की रहस्यमयी मोहरें मिली जिन पर जानवरों की नक्काशी और एक अज्ञात लिपि थी। यह स्पष्ट हो गया कि ये 2 अलग अलग जगह नहीं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हुई खोजों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के ध्यान में लाया गया। उन्होंने दोनों दूर के शहरों के बीच अविश्वसनीय संबंध देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही विशाल प्राचीन संस्कृति का हिस्सा थे। 1924 में उन्होंने एक लंदन अखबार में एक सार्वजनिक घोषणा की जिसमें एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। उन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। दुनिया दंग रह गई। तब तक प्राचीन इतिहास पर मिस्र और मेसोपोटामिया का दबदबा था। अब भारत की धूल से एक तीसरी उतनी ही भव्य सभ्यता उभरी थी। इस घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। इसने भारतीय इतिहास की समय सीमा को हजारों साल पीछे धकेल दिया। इससे पहले कई लोगों का मानना था कि भारतीय सभ्यता वास्तव में 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों के आगमन से शुरू हुई थी, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर उस समय तक पहले से ही प्राचीन थे। उन्होंने दिखाया कि एक अत्यधिक विकसित शहरी समाज बहुत पहले से फल फूल रहा था। इस खोज ने उत्साह और आगे की खोज की एक लहर पैदा की। दुनिया भर के पुरातत्ववेत्ता इस क्षेत्र में उमड़ पड़े। इस भूली हुई दुनिया के और रहस्यों को उजागर करने और इन शानदार शहरों का निर्माण करने वाले लोगों को समझने के लिए उत्सुक थे। कई दशकों तक सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला माना जाता था। यह इसे मिस्र के महान पिरामिड बनाने वालों और मेसोपोटामिया के शक्तिशाली शहरी राज्यों का समकालीन बनाता था। इसे शहरी संस्कृति के 3 सबसे शुरुआती उद्गम स्थलों में से एक माना जाता था, जो अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। पाठ्य पुस्तकों और संग्रहालयों ने इस समय सीमा को एक स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया।
यह समझ सभ्यता के उदय को मध्य पूर्वा में मजबूती से स्थापित करती थी, जिसके साथ सिंधु संस्कृति का उदय हुआ। लेकिन विज्ञान के पास गहरे सच को उजागर करने और जो हम निश्चित रूप से जानते हैं उसे चुनौती देने का एक तरीका है। 2016 में हरियाणा, भारत के एक गांव में एक जबरदस्त खोज ने इस स्थापित समय सीमा को पलट दिया। भिर्राना नामक एक स्थल की खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों ने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और पृथ्वी की गहराई में पाए गए प्राचीन मानव कंकालों पर आधुनिक रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। परिणाम आश्चर्यजनक थे। परीक्षणों से पता चला कि बस्ती की उत्पत्ति 7000 ईसा पूर्वा तक पुरानी थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता को 5000 नहीं बल्कि संभावित रूप से 8000 से 9000 साल पुराना बना देगा। यह एक ऐसा रहस्योद्घाटन था जिसने पुरातत्व की दुनिया में हलचल मचा दी। यदि ये निष्कर्ष सही है तो इसका मतलब होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से काफी पुरानी है। ये बताता है कि जटिल शहरी जीवन की पहली चिंगारी फर्टाइल क्रीसेंट में नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों में जली होगी। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि सभ्यता सिर्फ दूसरों के साथ नहीं उभरी बल्कि शायद सबसे पहली थी। यह इस बारे में लंबे समय से चली आ रही कहानी को चुनौती देता है कि मानव शहरी विकास की महान कहानी कहां और कब शुरू हुई। भारत, ऐसा लगता है, दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यता हो सकती है। इस नई डेटिंग के गहरे निहितार्थ हैं। यह हमें प्राचीन दुनिया में विचारों और प्रौद्योगिकी के प्रवाह पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। क्या कृषि, शहरी नियोजन और सामाजिक संगठन का ज्ञान भारत से बाहर फैला हो सकता है, बजाय इसके कि दूसरी तरह से? भिर्राना के सबूत हजारों वर्षों के लंबे धीमे विकास का सुझाव देते हैं। शुरुआती कृषि समुदायों से लेकर परिपक्व हड़प्पा काल के विशाल परिष्कृत शहरों तक। यह प्राचीन संस्कृति एक अचानक चमक नहीं थी बल्कि एक लंबी स्थायी लौ थी जो सहस्राब्दियों तक जलती रही, दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए एक नींव रखी। जब सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार खोज हुई थी तो इसे मुख्य रूप से इसके दो बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के माध्यम से जाना जाता था। ये प्रभावशाली तो थे, लेकिन ये इसकी असली सीमा का सिर्फ एक अधूरा चित्र ही देते थे। दशकों से लगातार खोज ने यह दिखाया है कि यह सिर्फ एक छोटी नदी घाटी तक सीमित सभ्यता नहीं थी। ये शहरों, गांवों और व्यापारिक चौकियों का एक विशाल और फैला हुआ नेटवर्क था। इसने एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया था जो उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में अरब सागर के तट तक और पश्चिम में आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर पूर्वा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। कुल मिलाकर पुरातत्वविदों ने इस संस्कृति से संबंधित 1400 से अधिक प्राचीन स्थलों की पहचान की है। यह सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन दुनिया की शुरुआती शहरी सभ्यताओं में सबसे व्यापक बनाता है। इसका क्षेत्र प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी बड़ा था। जो वास्तव में उल्लेखनीय है वह यह है कि इनमें से बड़ी संख्या में स्थल, उनमें से 900 से अधिक, अब भारत में स्थित हैं। इनमें से कई बस्तियां एक कभी शक्तिशाली नदी के सूखे नदी तल के किनारे स्थित हैं, जिसे कई विद्वान प्राचीन सरस्वती नदी के रूप में पहचानते हैं, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है। नासा की सैटेलाइट इमेजरी ने इस खोई हुई नदी के मार्ग का पता लगाने में मदद की है, जिससे इसके पुराने किनारों पर इन प्राचीन स्थलों की पुष्टि हुई है। यह विशाल नेटवर्क अलग थलग बस्तियों का संग्रह नहीं था, यह एक अत्यधिक एकीकृत प्रणाली थी। इस विशाल क्षेत्र में पाई गई कलाकृतियों की एक रूपता, कनेक्शन और साझा संस्कृति के एक उल्लेखनीय स्तर की बात करती है। मिट्टी के बर्तनों के एक ही प्रकार, एक ही मानकीकृत ईंटें, एक ही विशिष्ट मुहरें और एक ही शहर नियोजन सिद्धांत सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित स्थलों में पाए जाते हैं। यह आंतरिक व्यापार, संचार और सांस्कृतिक सामंजस्य की एक मजबूत प्रणाली का सुझाव देता है। वे सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वे एक ही एकीकृत सभ्यता का हिस्सा थे जो एक साझा पहचान और जीवन शैली साझा करते थे। इस सभ्यता का विशाल पैमाना कई सवाल उठाता है। इतने बड़े क्षेत्र का प्रबंधन कैसे किया जाता था? राजाओं, महलों या बड़ी स्थायी सेनाओं के बहुत कम सबूत हैं जो मिस्र और मेसोपोटामिया में आम थे। शक्तिशाली शासकों को समर्पित कोई भव्य स्मारक नहीं है। इसने कुछ लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि सिंधु समाज पर शायद कुलीनों की एक परिषद द्वारा शासन किया जाता था, शायद व्यापारी या पुजारी, बजाय एक अकेले सम्राट के। एकता साझा आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित प्रतीत होती है, जिससे एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण हुआ जो सैन्य विजय की आवश्यकता के बिना सदियों तक टिका रहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे स्ट्राइकिंग खासियत, ईमानदारी से कहूं तो, इसकी सोफिस्टिकेटेड शहरी प्लानिंग है। शहर ऐसे कैओटिक ऑर्गेनिक ग्रोथ वाले नहीं थे जिनकी आप प्राचीन काल से उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि उन्हें बहुत सावधानी से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। वेल, एक इंजीनियर की प्रिसिजन के साथ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े सेंटर्स को एक्चुअली एक ग्रिड सिस्टम पर लेआउट किया गया था। मेन स्ट्रीट्स चौड़ी सीधी थीं और उत्तर दक्षिण या पूर्वा पश्चिम दिशा में चलती थीं, जो परफेक्ट राइट एंगल्स पर मिलती थी।
इस तरह के ऑर्डरली लेआउट से लोगों और सामानों की एफिशिएंट मूवमेंट पॉसिबल थी, और यह सच में एक सेंट्रल अथॉरिटी की बात करता है जो पूरे शहर के लिए एक मास्टर प्लान डिजाइन और लागू कर सकती थी। आर्किटेक्चर भी उतना ही इंप्रेसिव था जो स्टनिंग लेवल के स्टैंडर्डाइजेशन से डिफाइन होता था। प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल ईंट थी, और ये सिर्फ कोई भी ईंटें नहीं थी। इन्हें 2 स्टैंडर्ड साइज में मास प्रोड्यूस किया गया था, एक घरों के लिए और दूसरा शहर की दीवारों के लिए, और इनका लंबाई से चौड़ाई से ऊंचाई का रेशियो 4:2:1 का था। यह यूनिफॉर्मिटी पूरी सभ्यता में पाई जाती है, सबसे बड़े शहर से लेकर सबसे छोटे गांव तक। जो सच में फैसिनेटिंग है वो ये है कि इसका मतलब था कि एक सेटलमेंट में बनी ईंटों का इस्तेमाल दूसरे में भी किया जा सकता था, यहाँ तक कि सैकड़ों किलोमीटर दूर भी। स्टैंडर्डाइजेशन का यह लेवल, ईमानदारी से कहूँ तो, प्रोडक्शन और मेजरमेंट के एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का एक टेस्टामेंट है। अब सिंधु लोगों की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स में से एक उनका वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन सिस्टम था। किसी अन्य प्राचीन सभ्यता में कुछ भी दूर से भी तुलनीय नहीं था। हर बड़ी सड़क पर एक कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था जो पत्थर या सटीक रूप से बिछाई गई ईंटों से बना था। ये ड्रेन जेंटल स्लोप के साथ डिजाइन किए गए थे ताकि पानी शहर से दूर बह जाए। इनमें मैनहोल और इंस्पेक्शन पॉइंट्स भी शामिल थे ताकि उन्हें साफ और मेंटेन किया जा सके। पब्लिक हाइजीन पर यह फोकस अपने समय से हजारों साल आगे था। ईमानदारी से कहूँ तो रोमन साम्राज्य से भी बेहतर था जो बहुत बाद में आया था। घरों के अंदर इंजीनियरिंग उतनी ही एडवांस्ड थी। कई घरों में साफ पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अपने निजी कुएं थे। उनके पास नहाने के लिए डेडिकेटेड एरिया भी थे जिनमें धोने के लिए प्लेटफॉर्म थे। इन बाथरूम से निकलने वाला गंदा पानी क्ले पाइपों के माध्यम से दीवारों से होकर गुजरता था और सीधे मेन स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ता था। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सीवेज को सड़कों या साफ पानी की सप्लाई को दूषित होने से रोकता था। सिंधु लोग सच में पब्लिक हेल्थ के लिए सैनिटेशन के महत्व को समझते थे, एक कॉन्सेप्ट जो ईमानदारी से कहूँ तो सदियों बाद दुनिया के अधिकांश हिस्से में खो गया था। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के विपरीत, जो आपको पता है विशाल मंदिरों, महलों और शाही कब्रों से भरी हुई थीं, सिंधु घाटी के शहर आश्चर्यजनक रूप से बराबरी वाले लगते हैं। फोकस देवताओं या राजाओं का महिमा मंडन करने पर नहीं था, बल्कि ईमानदारी से कहूँ तो सामान्य आबादी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जीवन प्रदान करने पर था। आर्किटेक्चर वास्तव में एक ऐसे समाज को दर्शाता है जिसने नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक कल्याण को महत्व दिया। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी संरचनाएं महल नहीं है, बल्कि सार्वजनिक इमारतें हैं, जैसे ग्रेट बाथ, एक बड़ा खूबसूरती से बनाया गया पूल जिसका उपयोग अनुष्ठानिक शुद्धिकरण के लिए किया गया होगा, और पूरे शहर के लिए भोजन भंडार रखने के लिए एक विशाल अन्नगार। सिंधु शहर में जीवन व्यवस्थित और आरामदायक था। सड़कें लोगों के लिए डिजाइन की गई थीं। पुरातत्वविदों को मुख्य मार्गों के किनारे पेड़ लगाने के लिए पत्थर के प्लेटफार्मों और गड्ढों के सबूत मिले हैं। यह बताता है कि योजनाकारों ने पैदल चलने वालों के लिए छायादार रास्ते प्रदान किए, उन्हें सूरज की गर्मी से बचाया। पूरे शहर में कई कुओं की उपस्थिति का मतलब था कि किसी भी निवासी को ताजे साफ पानी के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ता था। पूरे शहरी परिदृश्य को निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोच समझकर डिजाइन किया गया था, जिससे सभी के लिए एक साफ, व्यवस्थित और कार्यात्मक वातावरण बन सके, न कि केवल कुलीनों के लिए। घर खुद आराम और गोपनीयता की कहानी बताते हैं। अधिकांश 2 मंजिला थे और एक केंद्रीय आंगन के चारों ओर बने थे जो सार्वजनिक सड़क से गोपनीयता बनाए रखते हुए प्रकाश और हवा प्रदान करता था। घरों की बाहरी दीवारों पर मुख्य सड़कों की ओर कोई खिड़कियां नहीं थी। इसके बजाय खिड़कियां और दरवाजे आंतरिक आंगन या छोटी गलियों में खुलते थे। इस डिजाइन ने शहर की हलचल से दूर परिवारों के लिए एक शांतिपूर्ण अभयारण्य बनाया। व्यक्तिगत घरों में निजी बाथरूम और परिष्कृत जल निकासी की उपस्थिति व्यक्तिगत स्वच्छता और आराम के प्रति चिंता को दर्शाती है, जो ईमानदारी से कहूँ तो प्राचीन दुनिया में अद्वितीय थी। आम नागरिक पर यह ध्यान शायद सिंधु सभ्यता का सबसे प्रेरणादायक पहलू है। यह एक ऐसे समाज का सुझाव देता है जिसने कुछ लोगों के हाथों में शक्ति और धन के संकेंद्रण की बजाय समुदाय, स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दी। एक स्थिर और समृद्ध जीवन बनाने के उद्देश्य से सामाजिक संगठन की भावना है। सिंधु योजनाकारों की विरासत व्यक्तिगत अहंकार के लिए विशाल स्मारकों में नहीं पाई जाती है, बल्कि उन शहरों की शांत कार्यात्मक सुंदरता में पाई जाती है जो वास्तव में उनमें रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कई रहस्यों में से कोई भी इसकी अनसुलझी लिपि से ज्यादा दिलचस्प नहीं है। हजारों कलाकृतियों पर, छोटे तांबे की प्लेटों से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक और सबसे आम छोटे पत्थर की मोहरों पर हमें एक ऐसी लेखन शैली मिलती है जिसे आधुनिक दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ सकता। लिपि में सैकड़ों अनोखे प्रतीक हैं, कुछ अमूर्त और ज्यामितीय, अन्य वस्तुओं या जीवित चीजों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। ये प्रतीक आमतौर पर छोटे शिलालेखों में पाए जाते हैं, अक्सर जानवरों की खूबसूरती से उकेरी गई छवियों के साथ। यह मूक भाषा सिंधु लोगों के विश्वासों, शासन और पहचान को समझने की कुंजी है। इन मोहरों पर पाया जाने वाला सबसे आम चित्र एक सींग वाले जानवर का है, जिसे शुरुआती खोजकर्ता चार्ल्स मेसन ने यूनिकॉर्न कहा था।
यह प्राणी, जो एक बैल या ऑक्स जैसा दिखता है, जिसे प्रोफाइल में देखा गया है, जिसके दो सींग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, हमेशा उसके सामने एक औपचारिक वस्तु के साथ चित्रित किया जाता है। यूनिकॉर्न किसी भी अन्य जानवर की तुलना में अधिक मोहरों पर दिखाई देता है, जिसमें बैल, हाथी और बाघ जैसे शक्तिशाली जानवर शामिल हैं। इसकी प्रमुखता बताती है कि इसका एक विशेष महत्व था, शायद एक धार्मिक प्रतीक के रूप में, एक पौराणिक प्राणी के रूप में, या एक शक्तिशाली कबीले या व्यापारिक गिल्ड के प्रतीक के रूप में। इस प्रतिष्ठित आकृति के पीछे का अर्थ गहन बहस का विषय बना हुआ है। विद्वान एक सदी से सिंधु लिपि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है, इसने सभी प्रयासों का विरोध किया है। शिलालेख बहुत छोटे हैं, आमतौर पर केवल कुछ प्रतीकों के लंबे, जिससे पैटर्न की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। कोई रोजेटा स्टोन नहीं है, कोई द्विभाषी पाठ नहीं है जो सिंधु लिपि को एक झात भाषा में अनुवादित करता हो। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि स्क्रिप्ट लोगोसिलेबिक है, जहां कुछ प्रतीक शब्दों या विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरों ने तर्क दिया है कि यह शायद एक वास्तविक लेखन प्रणाली नहीं है, बल्कि परिवारों, देवताओं या व्यापारिक जानकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों का एक संग्रह है, जो एक कोट ऑफ आर्म्स के समान है। आज शोधकर्ता मदद के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं। सिंधु प्रतीकों के पैटर्न और अनुक्रमों का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जा रहा है। शुरुआती AI संचालित अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि लिपि में एक संरचित व्याकरण है, जो पुष्टि करता है कि यह वास्तव में एक भाषा है। इन पैटर्न की कुछ अनुमानित व्याख्याएं समय, जलवायु परिवर्तन और यहाँ तक कि पानी की कमी से संबंधित चेतावनियों के संदर्भ में संकेत देती हैं। एक AI विश्लेषण ने एक आवर्ती वाक्यांश का प्रस्ताव दिया, जिसे एक चेतावनी के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। जब पानी रुक जाता है तो सभ्यता भी रुक जाती है। हालांकि अभी भी अप्रमाणित है, यह संभावना लिपि को सभ्यता के अंतिम पतन के बारे में प्रमुख सिद्धांतों में से एक से सीधे जोड़ती है। सदियों तक सिंधु घाटी सभ्यता फलती फूलती रही। इसके शहर व्यापार और संस्कृति के व्यस्त केंद्र थे, इसके लोग समृद्ध थे और इसका समाज स्थिर था। और फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व में यह गतने लगी। अगली कुछ सदियों में बड़े शहर धीरे धीरे छोड़ दिए गए। एलिगेंट स्क्रिप्ट गायब हो गई, मानकीकृत वजन और माप इस्तेमाल से बाहर हो गए और सोफिस्टिकेटेड शहरी बुनियादी ढांचा ढह गया। सभ्यता बस धीरे धीरे गायब होती चली गई, अपने शानदार ईंटों के शहरों को पृथ्वी द्वारा निगलने के लिए छोड़ गई। इस महान समाज के पतन का सवाल इतिहास की सबसे स्थायी पहेलियों में से एक है। सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक बड़े पर्यावरणीय आपदा की ओर इशारा करता है। सभ्यता का जीवन रक्त उसकी नदियां थीं, सिंधु और अब सुखी सरस्वती। वैज्ञानिक प्रमाण, जिसमें तलछट विश्लेषण और उपग्रह इमेजरी शामिल है, यह बताता है कि इस समय के आसपास क्षेत्र में जलवायु नाटकीय रूप से बदल गई थी। मानसून कमजोर हो गए होंगे, जिससे लंबे समय तक सूखे पड़े होंगे, जिसके कारण शक्तिशाली सरस्वती नदी सूख गई और सिंधु ने अपना मार्ग बदल दिया। कृषि और दैनिक जीवन के लिए एक विश्वसनीय जल स्रोत के बिना शहरी समाज की नींव वे ढह गई होगी, जिससे लोगों को शहरों को छोड़ने और छोटे अधिक टिकाऊ बस्तियों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। एक और लंबे समय से चला आ रहा सिद्धांत, हालांकि अब कम व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, वह एक आक्रमण का है। अतीत में कुछ विद्वानों ने प्रस्तावित किया था कि मध्य एशिया से आर्यों के रूप में जाने जाने वाले खानाबदोश जनजातियों के आगमन से सिंधु शहरों का विनाश हुआ। यह सिद्धांत आंशिक रूप से मोहनजोदड़ो में एक साथ पाए गए कई कंकालों की खोज पर आधारित था, जो वहीं पड़े हुए लग रहे थे जहां वे गिरे थे। हालांकि बड़े पैमाने पर आक्रमण या युद्ध का समर्थन करने के लिए बहुत कम पुरातात्विक प्रमाण है। जलते हुए शहरों से राख की परतें नहीं है, कंकालों पर व्यापक हथियार चोटें नहीं है और पुरानी संस्कृति को हिंसक रूप से बदलने वाली विदेशी संस्कृति के कोई संकेत नहीं है। अधिकांश साक्ष्य अब अधिक क्रमिक गिरावट की ओर इशारा करते हैं। अन्य सिद्धांत कारकों के संयोजन का सुझाव देते हैं। बड़े भूकंपों की एक श्रृंखला ने नदी प्रणालियों को बाधित कर दिया होगा और शहरों को नष्ट कर दिया होगा। मेसोपोटामिया एक प्रमुख आर्थिक भागीदार के साथ व्यापार में गिरावट सिंधु अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकती थी। अत्यधिक खेती या वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण हो सकता था, जिससे कृषि उत्पादन कम हो सकता था। यह संभावना है कि कोई एक घटना जिम्मेदार नहीं थी। इसके बजाय जलवायु परिवर्तन, संसाधन की कमी और बदलते व्यापारिक पैटर्न का एक सही तूफान धीरे धीरे इस कभी महान सभ्यता के ताने बाने को खोल सकता था, जिससे इसके लोगों को अनुकूलन और फैलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका शहरी जीवन एक दूर की स्मृति बन गया। भले ही सिंधु घाटी के महान शहर खंडहर में बदल गए और उसकी लिपि भुला दी गई, सभ्यता पूरी तरह से गायब नहीं हुई। उसका प्रभाव जीवित रहा, जो भारतीय उपमहाद्वीप की बाद की संस्कृतियों में गूंजता रहा।
हड़प्पा जीवन के कई तत्वाबाद की परंपराओं में समाहित होते हुए दिखाई देते हैं। पानी और अनुष्ठानिक शुद्धता पर जोर, जो ग्रेट बाथ द्वारा प्रतीकात्मक है, को बाद के भारतीय धर्मों में अनुष्ठानिक स्नान के महत्व का अग्रदूत माना जा सकता है। एकमात्र देवी की पूजा, जो कई महिला मूर्तियों द्वारा सुझाई गई है, और बैल जैसे कुछ जानवरों के प्रति श्रद्धा, ऐसे विषय हैं जो हिंदू धर्म में प्रतिध्वनित होते रहते हैं। सिंधु लोगों के तकनीकी और सांस्कृतिक नवाचारों ने भी एक स्थायी छप छोड़ी। उनके माप की उन्नत प्रणालियां, धातु विज्ञान में उनके कौशल और उनकी अग्रणी शहरी योजना ने भविष्य के समाजों के लिए एक नींव रखी। व्यापार और समुद्री उद्यम की भावना, जिसने उन्हें मेसोपोटामिया और अरब प्रायद्वीपी से जोड़ा, बाद के भारतीय राज्यों की एक पहचान बन गई। यहाँ तक कि बैलगाड़ी, जो आज भी ग्रामीण भारत में एक आम नजारा है, हड़प्पा के खंडहारों में मिली टेराकोटा खिलौना गाड़ियों के लगभग समान है। इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से इस प्राचीन सभ्यता की विरासत आधुनिक जीवन के ताने बाने में बुनी हुई है। सिंधु घाटी की कहानी प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत भी है। यह हमें एक ऐसी सभ्यता दिखाती है जिसने युद्ध और विजय के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यापार, योजना और सहयोग के माध्यम से महानता हासिल की। इसने ऐसे शहर बनाए जो स्वच्छ, सुरक्षित और अपने सभी नागरिकों के कल्याण के लिए बनाए गए थे। संघर्ष और असमानता के युग में एक शांतिपूर्ण, संगठित और समतावादी समाज का हड़प्पा मॉडल एक कालातीत सबक प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक सभ्यता की सच्ची ताकत समुदाय को बढ़ावा देने और अपने लोगों के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने की उसकी क्षमता में निहित है। आज जैसे जैसे हम इसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय सरलता और लचीलेपन का एक प्रमाण है। यह अपर गर्व का स्रोत है, भारतीय संस्कृति की गहरी और प्राचीन जड़ों की याद दिलाता है। हर नई खोज इसकी उत्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन से लेकर इसकी लिपि को समझने के चल रहे प्रयासों तक इस अद्भुत कहानी में एक और अध्याय जोड़ती है। इस शांत अतीत से फुसफुसाहटें हमसे बात करती रहती हैं, एक शानदार दुनिया की कहानी बताती है जो धूल से उठी, सहस्राब्दियों तक फली फूली और एक ऐसी विरासत छोड़ गई जिसे समय भी मिटा नहीं सका।